बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। आज मैं आप लोगों को MTA 302 के लेक्चर नंबर तकरीबन 9-10 से लेके और आगे जो 22 तक जो आप लोगों के मिड टर्म के सारा जो एक सिलेबस होता है ना, उसको मैं आज इसमें कवर आप लोगों को करवा दूंगी। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको सिंटाक्स में प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं कि सिंटाक्स में फार्मूलाज आ जाते हैं, इस तरह के जो MCQs आ जाते हैं, तो हम लोग उसका क्या करें। तो उसमें भी आप लोगों को कोई इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, मैं आपको वो भी बता दूंगी कि उसको आपने सॉल्व कैसे करना है। आसान होते हैं वो बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो हम लोग आज इसमें मैं जो आप लोगों को फार्मूलाज बताऊंगी ना, सबसे पहले तो आप अपने पास एक पेज और पेंसिल रख लें। जो जो मैं आप लोगों को फार्मूलाज बताती जाऊंगी वो आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा और वही आप लोगों ने याद कर लेना है। तो आप लोगों का आधा पेपर तो उधर से ही सॉल्व हो जाना है, आधे से ज़्यादा ही बल्कि हो जाना है, क्योंकि यही फार्मूलाज जो है ना वो आप लोगों के पेपर में आते हैं। वैल्यूज होती हैं, आपने जस्ट यही फार्मूलाज लगा के वैल्यूज पुट करके आपने फाइंड कर लेना होता है, ठीक है। तो जितनी भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी मैं आप लोगों को बता दूंगी। हम लोग चलते हैं अपने आज की इस वीडियो की तरफ। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और आगे शेयर लाजमी कीजिएगा। अच्छा, हमारे पास है अगर वैल्यू जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन की 3000 है और उसकी जो सेल्स हैं वो 5000 है और वो हमें कह रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन रेट फाइंड करें। कंट्रीब्यूशन रेट का फार्मूला लिखे, कंट्रीब्यूशन रेट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाई बाय 100%। ये लिख लें आप लोग पेज पे। तो इसी फार्मूला में आपने ये वाली वैल्यूज पुट कर लेनी है, यानी कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन 3000 है, डिवाइड आपने इसको करना है 5000 के साथ, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देना 100% के साथ। तो आपके पास 60% जो है ना ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। अली बाइज अ पेन फॉर ₹2, यानी कि जो पेन की कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, 2 है, और सेल्स इट फॉर ₹4, यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी है, 4 है। वो हमें क्या कह रहे हैं कि परसेंटेज मार्कअप ऑन सेलिंग प्राइस आप फाइंड आउट करें। तो फार्मूला लिख लें इसका, परसेंटेज मार्कअप ऑन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। समझ में आ गई आप लोगों को बात। ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। अच्छा, एक और फार्मूला यहीं पे आप लोग लिख लें अपने पेज पे। परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। यानी कि आपने ऊपर जो है ना, ऊपर नॉमिनेटर में सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस दोनों में यही रखना है। अगर आपको वो कहता है ना परसेंटेज मार्कअप ऑन सेलिंग प्राइस या परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट प्राइस, तो फार्मूला जो है ना वो बाकी सेम है, यानी कि ऊपर तो आपने यही करना है कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करना है, ठीक है। लेकिन जहां पे आपने परसेंटेज मार्कअप ऑन सेलिंग प्राइस फाइंड करना है ना, वहां पे आपने डिवाइड किसके साथ करना है, सेलिंग प्राइस के साथ। और जहां पे अपने परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, वहां पे अपने डिवाइड किसके साथ कर देना है, कॉस्ट प्राइस के साथ, और फिर मल्टीप्लाई कर देना है 100% के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने हमें सेलिंग प्राइस की क्योंकि कहा हुआ था कि परसेंटेज मार्कअप सेलिंग प्राइस आपने करना है, तो ये आपने करना है 4 - 2, ठीक है, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड आप किसके साथ करेंगे, सेलिंग प्राइस के साथ करेंगे। तो सेलिंग प्राइस कितनी है, 4 है, ठीक है, यानी कि 4 - 2 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 100%। आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 50% इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। अ वीमेंस हैंड बैग हैज अ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹30, कि एक औरत का जो हैंड बैग है उसकी लिस्ट प्राइस कितनी है, ₹30 है। सेल के लिए 40% डिस्काउंट ऑफर किया गया है और फिर उसके बाद 10% डिस्काउंट ऑफर किया गया है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट हैज बीन सेव्ड, कितनी अमाउंट है मनी की जो कि सेव की गई है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब आप लोग देखें, हमेशा जो सीरीज डिस्काउंट होता है ना, ये सीरीज डिस्काउंट है ना, 2 डिस्काउंट दिए हुए, तो इसमें आपने क्या करना होता है कि आप लिस्ट प्राइस, ठीक है, इसका फार्मूला होता है लिस्ट प्राइस इनटू 1 माइनस 40%, उसके बाद आगे आप लोग करेंगे इनटू, यानी कि ब्रैकेट में ही 1 माइनस 10%, ठीक है। ये आप लोग कर लेंगे ना जब, तो आप लोगों के पास आ जाएगा कि कितने का बैग था, डिस्काउंट लगा के कितने का बैग था। लेकिन वो आपसे पूछ क्या रहे हैं कि मनी कितनी सेव की है, तो उसके लिए जो आपके पास आंसर आएगा उसको आपने 30 में से माइनस कर देना है। अगर आप लोग कहते हैं, मैं यहाँ पे आप लोगों को ये बाकायदा सॉल्व करवा के दिखा देती हूँ। लिस्ट प्राइस अगर आप लोग देखें तो हमारे पास कितनी है, 30 है। लिस्ट प्राइस हमारे पास 30 है ना, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट प्राइस, अच्छा डिस्काउंट अगर देखें तो वो हमें कह रहे हैं कि पहले कितना डिस्काउंट लगा, 4% का, ठीक है। उसके बाद कितना डिस्काउंट लगाया उन्होंने, 10% का। ऐसा ही है, यहाँ से फिर से हम लोग देख भी लेते हैं, 4% और उसके बाद 10% का। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या करना है
कि इसकी जो नेट प्राइस बनती है ना वो अपने फाइंड आउट करनी है। तो नेट प्राइस फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है लिस्ट प्राइस, ठीक है। आगे हम लोग करेंगे इनटू 1 माइनस पहला जो डिस्काउंट होता है वो ब्रैकेट क्लोज किया, इनटू फिर दोबारा से 1 माइनस ये जो दूसरा डिस्काउंट होता है वो, और ब्रैकेट आप लोग यहां पे कर देंगे क्लोज, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे, लिस्ट प्राइस हाँ 30, अच्छा 1 माइनस, और सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाया, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा लेते हैं, इसमें जो है ना वो मल्टीप्लाई होना होता है ये, ठीक है। अब आप लोग इस इंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास क्या आंसर है 16.2। ये क्या है हमारे पास नेट प्राइस है, ठीक है, यानी कि डिस्काउंट लग के ये वाली प्राइस आई, लेकिन वो हमसे पूछ रहे हैं कि आपने कितनी पैसे बचे कितने हैं, यानी कि वैसे जो ओरिजिनल प्राइस है कितने पैसे बचे हैं, इक्वल साइन आप लोग पुट करेंगे। टोटल प्राइस कितनी थी पहले 30, उसमें से माइनस कर देंगे जो डिस्काउंट के बाद जितने आपने पैसे जितने का आपने बैग लिया वो माइनस कर देंगे, तो 13.8 यानी कि 13.8 रुपीज क्या किए हैं आपने बचा लिए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर है 13.8, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो कह रहे हैं ये कैसे सेटिस्फाइड होगा, यानी कि 2 रेज टू द पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 2x माइनस 2x, यानी कि सेटिस्फाइड का मतलब है कि दोनों इक्वेशंस आपस में इक्वल कैसे होंगी। यहाँ पे देखें 2 रेज टू द पावर 2x ये तो दोनों में सेम है, आपने सिर्फ फोकस करना है एक्स स्क्वायर के ऊपर और इधर से 2x के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास वो कंडीशन दे रहे हैं अगर x इज इक्वल टू 0 हो तो सेटिस्फाइड होगा। यहाँ पे आप लोग अगर यहाँ पे 0 पुट करके देखें, 0 रेज टू द पावर 2 आंसर क्या आ जाएगा 0 ही आएगा ना, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या आंसर आएगा 0, यानी कि 0 अगर पुट करें तो फिर तो हमारे पास क्या आ जाता है आंसर, फिर तो एक इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है। अब आप लोग 2 को भी चेक कर लें, क्योंकि एक हमारे पास ये भी ऑप्शन है ना कि दोनों को पुट करने से होता है या नहीं होता। अच्छा यहाँ पे 2 अगर पुट करें 2 रेज पावर 2 कितना आएगा हमारे पास 4, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा तो भी आएगा 4, यानी कि दोनों से ही सेटिस्फाइड हो रही है, तो इसका बोथ वाला जो है ना ये आंसर इसका करेक्ट है। आगे हम लोग चलते हैं VDB स्टैंड्स फॉर, VDB का क्या मतलब होता है वेरिएबल डिक्लाइनिंग बैलेंस। अगर आप लोगों को इसमें मसला हो गया, अगर आप लोगों को नहीं आ रहा तो कोई मसला ही नहीं है, आपने यहाँ से एक्सेल ओपन करना है, इक्वल साइन आप लोगों ने पुट करना है, आपने यहाँ पे लिख लेना है VDB, ठीक है। ये आप लोगों के पास आ रहा है VDB, इसको आपने यहाँ से कर लेना है ओपन, ठीक है। इसको जब आप ओपन करेंगे ना तो आपके पास एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा, उसमें सारी डिटेल लिखी हुई होती है, ठीक है। खुल जा भाई खुल जा, ये ठीक है। VDB रिटर्न्स द डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट फॉर एन पीरियड, ये यहाँ पे देखें VDB यूजिंग अ डबल डिक्लाइनिंग मेथड, ये वेरिएबल डिक्लाइनिंग बैलेंस ये लिखा हुआ है। VDB स्टैंड्स फॉर वेरिएबल डिक्लाइनिंग बैलेंस, ये यहाँ आप लोग एक्सेल में आप लोग जाके आसानी से आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको ये इंटरफेस ओपन नहीं करना आता, ठीक है। ये यहाँ पे बिल्कुल बाकायदा इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने क्या करना है सिंपल, मैं आपको यहाँ पे दोबारा ओपन करके बता देती हूँ। आपने एक्सेल ओपन करना है ना, VDB आप लोग लिखेंगे, ये जो है ना आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, आपके पास ये सारा ओपन हो जाएगा, ये वाला इस तरह से फार्मूला। ये आपने यहाँ पे ये जो दोबारा ये वाला फंक्शन है ना, ठीक है, ये जो VDB ये ब्लू हो जाता है ना, इसके ऊपर आप लेके आते हैं, इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है, ठीक है। डबल क्लिक आप करेंगे तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा, इसमें से आपने क्या करना है चीटिंग कर लेनी है, ठीक है। तो ये तरीका होता है इसका। आगे हम लोग चलते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है ये वेरिएबल डिक्लाइनिंग बैलेंस हो गया इसका सही एक आंसर। आगे हम लोग चलते हैं, वो हमसे कह रहे हैं एक आइटम है उसकी कॉस्ट कितनी है 35 रुपीज है, और उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है 100 रुपीज है। वो हमसे कह रहे हैं कि आप परसेंटेज मार्कअप बताएं। आपने एक बार याद रखनी है, जहां पे सिर्फ बात हो रही होगी ना परसेंटेज मार्कअप की, ठीक है, यानी कि ये नहीं लिखा होगा कि परसेंटेज मार्कअप कॉस्ट को बताना है या सेलिंग प्राइस का बताना है। जहां पे सिर्फ परसेंटेज मार्कअप लिखा हुआ होगा तो इसका मतलब है वहां पे कॉस्ट वाले मार्कअप की बात हो रही है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। सिर्फ परसेंटेज मार्कअप होगा तो वहां पे अपने क्या फाइंड आउट करना होता है, परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट फाइंड आउट करना होता है। तो इसके लिए फिर क्या फार्मूला होगा, मैंने आपको पहले भी बताया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, उसको अपने डिवाइड किसके साथ करना है कॉस्ट प्राइस के साथ, क्योंकि यहाँ पे अपने परसेंटेज मार्कअप कॉस्ट का निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो क्या आ जाएगा 100 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो आपके पास 186% इसका आंसर आ जाएगा। एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जहां पे सिर्फ मार्जिन लिखा होता है ना, मार्जिन का मतलब होता है परसेंटेज मार्कअप ऑन सेलिंग प्राइस। तो वहां पे जहां पे सिर्फ मार्जिन लिखा होगा वहां पे आपने सेलिंग प्राइस का परसेंटेज मार्कअप निकालना है, ठीक है।
आगे हम लोग चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज फॉर फिक्स्ड डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। कौन सा मेथड आप लोग फिक्स्ड डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड जो है ना वो उसके लिए आप लोग यूज करते हैं। अगर आप लोगों को इस तरह की कंफ्यूजन होती है, आपने एक्सेल में जाना है, ठीक है, आप लोग इसमें से देख लें कि आपको डाउट किस किस पे है। अगर डाउट नहीं भी है तो सारे भी आप लोग बार बार आप लोग प्रेस करके लिख के आप लोग चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल आपको यहाँ पे चेक करवा देती हूँ। डी बी वैसे इसका करेक्ट आंसर होता है, मैं आपको बता देती हूँ। आपने एक्सेल ओपन किया, वहां पे आप लोग लिखेंगे डी बी, ये अच्छा, अगला हमारा एमसीक्यूज है, डैश इज द वैल्यू एट द एंड ऑफ डेप्रिसिएशन। एंड ऑफ डेप्रिसिएशन जो वैल्यू आती है ना वो होती है एसेट, ठीक है, एसेट, ठीक है। तो ये अपने एमसीक्यूज याद रखना है। इनवॉइस वाज डेटेड दिसंबर 1, यानी कि उसमें जो है वो कह रहे हैं कि उन्होंने ये कहा था कि जो है ना 3% डिस्काउंट दिया जाएगा अगर वो 15 दिसंबर तक जो है ना अगर वो पैसे देते हैं तो, ठीक है। तो अगर 15 दिसंबर तक 35,000 रुपीज वो देंगे तो कितनी जो है वो नेट पेमेंट टोटल बन जाएगी। तो नेट पेमेंट को फाइंड आउट करने का वो फार्मूला वैसे हमारे पास जो है ना वो होता है 35,000, ठीक है, इनटू 1 माइनस 0.03, ठीक है। ये आप लोगों ने फार्मूला याद कर लेना है कि अगर नेट प्राइस की नेट पेमेंट की अगर बात करते हैं तो जितने आपने अदा किए हुए होते हैं ना, ठीक है, उसका आप लोग उसको उसके साथ आप लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 माइनस जितना आपको डिस्काउंट दिया हुआ था वो, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, returns the net present value of an investment based on a series of periodic cash flows and a discount rate। कौन सा फंक्शन है जो कि नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको रिटर्न करता है और उसमें सीरीज होती है पीरियोडिक कैश फ्लोज की और डिस्काउंट रेट की। इसमें भी आप लोग सिंपली इधर आप लोग जाएंगे, ठीक है, इक्वल साइन पुट करें, एनपीवी आप लोग पहले चेक करें, ये देख लें लिखा हुआ है रिटर्न द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन अ डिस्काउंट रेट एंड अ सीरीज ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स, ठीक है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव इनकम, ठीक है। तो जो ये वाली जो चीज है ना ये इसी में आती है, एनपीवी में आती है, जिसमें आपने पीरियोडिक कैश फ्लोज की एक सीरीज फाइंड करनी है, डिस्काउंट रेट, ये एनपीवी में आता है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं कि ₹700 को डिवाइड किया गया है ए और बी के दरमियान और रेशो बनाया गया है 3 और 4 की, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि ए का शेयर कितना होगा, सही है। तो इसको फाइंड आउट करने का फार्मूला है, सबसे पहले आप लोगों ने 3 और 4 का आपस में कर लेना प्लस, ठीक है। प्लस करने के बाद आपने 700 को उस वैल्यू के साथ डिवाइड करना, यानी कि 3 + 4 को आपने किया तो कितना आ जाएगा आपके पास 7, ठीक है। तो 700 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे, अच्छा उसके बाद अगला जो हमारा एमसीक्यूज है, द डेप्रिसिएशन कोफिशिएंट डिपेंड्स ऑन लाइफ ऑफ द एसेट। ये इसका करेक्ट आंसर है, ये आपको याद करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन कोफिशिएंट किस पे डिपेंड करता है, एसेट की लाइफ के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद अगला है हमारा, अगर एक हेडसेट है उसकी कॉस्ट प्राइस 200 है और उसकी सेलिंग प्राइस जो है 250 है, व्हाट इज द मार्कअप इन रुपीज। मार्कअप इन जो रुपीज में आपने करना होता है ना, उसका सिंपली यही होता है, सेलिंग प्राइस माइनस आपने कॉस्ट प्राइस कर देना होता है। तो 250 माइनस 200 तो आपके पास 50 जो है ना वो आंसर आ जाएगा।
उसके बाद है वो कह रहे हैं कि अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन की वैल्यू 7000 है और सेल्स कितना है 8500 है तो कंट्रीब्यूशन रेट बताएं। ये सेम वही क्वेश्चन जो हमने पहले किया है, बस ये है कि इसमें थोड़ी सी वैल्यूज चेंज है। तो वही है कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाई बाय 100%, 7000 डिवाइडेड बाय 8500 मल्टीप्लाई बाय 100% करेंगे तो 82.35% आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद वो हमसे कह रहे हैं एक आइटम है उसकी कॉस्ट है 80 रुपीज और उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो 120 रुपीज है। वो कह रहे हैं हमसे कि व्हाट आर द मार्कअप एंड मार्जिन, कि हमें मार्कअप भी बताएं और मार्जिन भी बताएं। तो इसका मैं दोनों का फार्मूला आप लोगों को बता चुकी हूँ। मार्कअप क्या होता है, परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट, और उसके लिए आपने क्या फार्मूला लगाना है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%, यानी कि 120 माइनस 80 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो आपके पास मार्कअप आ जाएगा 50% का। ठीक है, उसके बाद आगे वो हमसे कह रहे हैं कि मार्जिन भी बताएं। मार्जिन का मतलब होता है परसेंटेज मार्कअप ऑन सेलिंग प्राइस। तो इसमें आपने फार्मूला कौन सा लगाना है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%, यानी कि 120 माइनस 80 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो आपका मार्जिन आता है 33.33%। ठीक है, अच्छा आगे हम लोग चलते हैं। वो हमसे कह रहे हैं फार्मूला जो होता है SYD का, उसमें यहाँ पे कौन सा फार्मूला यहाँ पे मिसिंग है। तो आप बच्चे कहेंगे कि भाई हमें तो 100 में से फार्मूलाज याद करने पड़ेंगे, ऐसा आपने कुछ भी नहीं करना। SYD का आपने देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपने एक्सेल ओपन करना है, इक्वल साइन प्रेस करें, SYD फंक्शन आप लोग लिखें, इसके ऊपर डबल क्लिक करें, फिर ये जो SYD है इसके ऊपर आप डबल क्लिक करें, आपके पास यहाँ पे इंटरफेस ओपन होगा, इसमें आप यहाँ पे नीचे इसको स्क्रॉल करें, ये इसमें जो है ना ये फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि कॉस्ट माइनस एलवेज इनटू लाइफ माइनस पीरियड प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये वाला जो पार्ट है ना ये इसमें मिसिंग है। आप लोग खुद टैली कर लीजिएगा तो ये आप लोग देख लें, क्योंकि यहाँ पे ये आगे डिवीजन वाली यानी कि डिनोमिनेटर वाला पार्ट लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे जो चीज मिसिंग है वो है लाइफ माइनस पीरियड प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे चले, द मैट्रिक्स हुज इनवर्स इज अगेन द सेम मैट्रिक्स, यानी कि वो मैट्रिक्स जब जिसका आप लोग इनवर्स लेते हैं तो फिर वही सेम वही मैट्रिक्स आ जाते हैं। तो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, वो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद है वो अगर ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में 432 है और फिक्स्ड कॉस्ट 8640 है तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन वो हमसे पूछ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोग फार्मूला लिख लें, यहाँ पे बीईपी इन यूनिट्स की बात हो रही है ना, फार्मूला होता है बीईपी इन यूनिट्स यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इक्वल टू एफसी यानी कि फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ठीक है, ये फार्मूला आपने पुट किया। अब यहाँ पे फॉर्म से कह रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन फाइंड आउट करें, उसी फार्मूला को आप लोग रीअरेंज कर लें, क्या हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय बीईपी इन यूनिट्स इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 8640 को आपने डिवाइड कर लेना 432 पे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये फार्मूलाज आपके 3 फार्मूलाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीईपी वाले। बीईपी इन यूनिट्स इज इक्वल टू एफसी यानी कि फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ठीक है, बीईपी इन रुपीज इज इक्वल टू एफसी डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन मल्टीप्लाई बाय नेट सेल्स या सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ठीक है, दोनों में से कुछ भी आप लोग लिख लें। ठीक है, तो ये आपने याद रखने हैं। तीसरा होता है बीईपी एज परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी, ये तीसरा फार्मूला होता है। इसका फार्मूला होता है बीईपी इन यूनिट्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, तो यही वीडियो को पास करके आप लोग साथ साथ ये तीनों फार्मूलाज लिख लें। ठीक है, अच्छा आगे आप लोग चले, इन फिक्स्ड डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड द यूनिट ऑफ पीरियड इज सेम एज लाइफ। लाइफ जो है ना ये इसका करेक्ट आंसर है कि आपको याद करना पड़ेगा। 2 नंबर्स हैं और दोनों की जो रेशियो है कि 3:2, तो जो स्मॉलर नंबर है अगर वो 10 है यानी कि ये जो 2 है ना अगर ये 10 है तो बिगर नंबर क्या होगा। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोग ये देखें, स्मॉलर नंबर अगर 10 है तो यहाँ पे हमें रेशियो की कितनी दी हुई है, 2। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 10 बनता है, जाहिर सी बात है वो 5 ही है ना। तो 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 10 बनता है, तो उसी 5 को ही तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमें पता होगा कि बिगर नंबर कौन सा है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 15। ये कॉमन सेंस यहाँ पे यूज किया करे रेशियो वाले क्वेश्चंस में, रट्टा नहीं लगाना इसका। अच्छा, एक औरत है उसकी जो ये तो वही रिपीट हो गई जो हम लोग पहले कर चुके हैं। अच्छा, पैरामीटर टाइप इन एक्सेल सिंटैक्स कुड बी, टाइप जो होता है ना वो 0 या 1 हो सकता है। ठीक है, तो नंबर 1 और 0 ये इसके जो है ना वो करेक्ट आंसर है।
अच्छा, फवाद का ने क्या किया कि फवाद की अप्लायंसेज हैं, उसने एक सिलाई मशीन उसने खरीदी है 1500 की, यानी कि 1500 क्या है मशीन की कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। और वो एक प्रॉफिट जो वो चाह रहा है तो उसने 60% मार्कअप ऑन कॉस्ट लगाया है, तो वो हमसे कह रहे हैं सेलिंग प्राइस बताएं। फार्मूला लिखें जी इसका, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इन टू, यानी कि ब्रैकेट में 1 प्लस परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट। समझ में आ गई आप लोगों को? दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, आगे ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट, ठीक है। इसी को मैं आपको जो है ना वो सॉल्व भी करके दिखा देती हूँ। सेलिंग प्राइस के लिए कॉस्ट प्राइस हमारे पास उन्होंने कितनी दी है, 1500 की दी है, ठीक है। यानी कि ये आगे कॉस्ट प्राइस, ठीक है, इनटू 1, आगे प्लस हमारे पास परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट कितना दिया हुआ है 60%, ठीक है। ये 60% हमने किया, यहाँ पे हम लोग कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाना है वरना वो हमें एरर दे देगा। एंटर प्रेस करें तो आपके पास 2400 आता है। 2400 की क्या सेलिंग प्राइस है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम लोग चलते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट टू द कॉस्ट ऑफ अ कंपनी व्हाइल डिटरमिनिंग देयर सेल प्राइस इज कॉल्ड। किसी भी कंपनी की सेल प्राइस को डिटरमिन करने के लिए उसके टोटल एक्सपेंसेस और जो प्रॉफिट को कॉस्ट किए जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं, ठीक है। ये आपने इसको याद करना है। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, SYD में सम ऑफ ईयर डेप्रिसिएशन PER स्टैंड्स फॉर पीरियड एंड इट डैश एज लाइफ। अच्छा, यहाँ पे फिर आप लोगों को अगर कंफ्यूजन है तो आप लोगों ने क्या करना है, ये वाला अपने SYD फंक्शन है ना, यहाँ पे आप लोग जाना है, इसमें आप लोग इक्वल साइन पुट करें, SYD आप लिखेंगे, इसके ऊपर डबल क्लिक करें, अगेन इसके ऊपर SYD के ऊपर डबल क्लिक करें। PER के बारे में वो पूछ रहे थे कि किस केस सेम, अच्छा ये है PER, ठीक है, ये लिखा हुआ है PER स्टैंड फॉर पीरियड, मस्ट यूज द सेम यूनिट्स एज लाइफ। पता चल गया, ये वही बात हमसे वो वहां पे पूछ रहे थे, मस्ट यूज द सेम यूनिट्स एज लाइफ, ठीक है। यहाँ पे देखें तो डैश एज लाइफ यानी कि मस्ट यूज सेम यूनिट्स इस पे आएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने वहां से जो है ना वो नकल मारी। अच्छा, आगे हम लोग चलते हैं, वो हमसे पूछ रहे सेलिंग प्राइस का फार्मूला बताएं। ये सेम वही फार्मूला जो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, यानी कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, आगे ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट। वही फार्मूला आप लोग पेज पे अगर लिखे ना, उसी फार्मूले को अगर आप लोग ओपन करें, यानी कि ब्रैकेट के अंदर जो है ना वो कॉस्ट प्राइस को अगर आप लोग मल्टीप्लाई कर देना तो ये सेम यही फार्मूला बनता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट, ठीक है। ये फार्मूला वही है, बस थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लड़ाने की जरूरत है, थोड़ा सा उसको जो है ना पेज के ऊपर आपने उसको थोड़ा सॉल्व करना है तो आपके पास यही चीज बन जाएगी। आगे हम लोग चलते हैं, अच्छा कुछ चीजों की वो कह रहे हैं, इफ द कॉस्ट ऑफ सर्टेन गुड्स इज ₹2400, यानी कि जो कॉस्ट है वो कितनी है 2400 है, ठीक है। और सेलिंग प्राइस वो हमसे कह रहे हैं कि कितनी है 4500 है। मार्कअप रेट वो हमसे पूछ रहे हैं। अच्छा, मार्कअप रेट वो पूछ रहे हैं तो मैंने आप लोगों को पहले ही मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आपने क्या करना होता है कि अच्छा यहाँ पे उन्होंने परसेंटेज मार्कअप नहीं ना पूछी, ठीक है, उन्होंने जस्ट मार्कअप रेट पूछा, तो आपने मल्टीप्लाई बाय 100 वाला फार्मूला नहीं देखना, ठीक है। अगर होता ना कि परसेंटेज मार्कअप बताएं तो फिर होता, ठीक है। वैसे वो हमसे मार्कअप का रेट पूछ रहे हैं, तो इसके लिए क्या है, सिर्फ मार्कअप का लफ्ज यूज हुआ है, उन्होंने ये नहीं कहा कि मार्कअप रेट किसका बताएं, सेलिंग प्राइस का या कॉस्ट प्राइस का। तो जहां पे सिर्फ मार्कअप की बात होती है उसका मतलब क्या होता है कि वहां पे मार्कअप ऑफ कॉस्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो मार्कअप ऑफ कॉस्ट के लिए क्या फार्मूला होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, यानी कि 4500 माइनस 2400 डिवाइडेड बाय 2400, ये इसका जो है ना वो करेक्ट आंसर है। आगे हम लोग चलते हैं, अगर वो कह रहे हैं कि 42:6 इज इक्वल टू x/6 है तो x की वैल्यू फाइंड आउट करें। ये बहुत ही आसान है, 42 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 5। उसी इक्वेशन को आप लोग रीअरेंज करें, ठीक है, यानी कि 5 जो है वो दूसरी साइड पे जाके 42 डिवाइडेड बाय 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। ये आप लोगों ने पेज पे सॉल्व करें, ये लीनियर इक्वेशंस बहुत ज्यादा आसान होती हैं। अच्छा, उसके बाद डिस्काउंट पीरियड्स आर पीरियड्स फॉर द बायर टू टेक एडवांटेज ऑफ क्रेडिट पीरियड्स, यानी कि डिस्काउंट पीरियड्स वो पीरियड्स होते हैं कि जिसमें बायर एडवांटेज लेता है क्रेडिट पीरियड्स का। ये फॉल्स है, क्योंकि क्रेडिट पीरियड्स का वो एडवांटेज नहीं लेता, डिस्काउंटेड पीरियड्स का वो क्रेडिट लेता है, सॉरी एडवांटेज लेता है, ठीक है। तो ये फॉल्स है। अगर ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स 432 है और कॉस्ट प्राइस वो हमसे, ये दोबारा से रिपीट हो रहा है, वही कंट्रीब्यूशन मार्जिन वाला मैंने आप लोगों को पहले बता दी, यहाँ पे रिपीट हो रहा है। अच्छा, उसके बाद अगला हमारा है परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट।
इज इक्वल टू मार्कअप डिवाइडेड बाय, ये वही बात है जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि जहां पे परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट की बात होगी वहां पे आपने डिवाइड किसके साथ करना है, कॉस्ट प्राइस के साथ करना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट कहेंगे कि मैम ने तो हमें ये कहा है पहले कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस होती है, तो यहाँ पे तो मार्कअप डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस बता रही है। देखिए मार्कअप का क्या मतलब होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, वो मार्कअप होता है, उसको हम लोग मार्कअप बोलते हैं, ठीक है। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो ये वही है कि मार्कअप को आपने किसके साथ डिवाइड कर देना है, कॉस्ट प्राइस के साथ डिवाइड करना है। अगर वो हमसे ये पूछते ना कि परसेंटेज मार्कअप ऑन सेलिंग प्राइस बताएं, तो फिर आपने क्या करना था, यहाँ पे आंसर इसका डिनोमिनेटर में सेलिंग प्राइस होती है, सेल प्राइस, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। अच्छा ये यहाँ पे थोड़ी समझने वाली बात है, इंटरेस्टिंग सा है ये। वो कह रहे हैं कि 2 लार्ज जग्स एंड 1 स्मॉल जग कलेक्टिवली होल्ड 10 लीटर ऑफ वाटर, यानी कि 2 बड़े जग है और एक छोटा जग है और उन दोनों में कुल मिला के 10 लीटर पानी आता है, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग थोड़ी सी ना इसकी हम लोग इक्वेशन बना लेते हैं। हम लोग फर्ज कर लेते हैं कि लार्ज जग के लिए हम लोग x यूज करते हैं, ठीक है, और स्मॉल जग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, y, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2x + 1y = 10। यही बात है ना कि 2 बड़े जग और एक छोटा जग 10 लीटर पानी करें। उसके बाद 1 लार्ज जग माइनस 1 स्मॉल जग गिव्स 2 लीटर ऑफ वाटर। तो हमने लार्ज जग के लिए x यूज किया, स्मॉल जग के लिए y यूज किए हुए ना, यानी कि x - y = 2। तो ये कहाँ पे किस इक्वेशन में लिखा हुआ है, ये देखें, 2x + y = 10, x - y = 2। ये इसका जो है ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। टेलीविजन की वो कह रहे हैं सेलिंग प्राइस 3200 है, ठीक है, और वो हमें कह रहे हैं कि परसेंटेज मार्कअप ऑन सेलिंग प्राइस जो है वो 60% है। वो हमें कह रहे हैं कि कॉस्ट बताएं। फार्मूला लिखा है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस का, कॉस्ट प्राइस = सेलिंग प्राइस इनटू, यानी कि ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस परसेंटेज मार्कअप ऑन सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा क्या बनेगा, 3200 आगे ब्रैकेट के अंदर यानी कि मल्टीप्लाई है, आगे ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 60%, तो आपके पास 1280 का आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। वो हमसे सिंटैक्स पूछ रहे हैं डीबी का, ये वही सेम चीज है। यहाँ पे आप लोगों ने इधर एक्सेल में जाना है, यहाँ पे आप लोग लिखें डीबी, ठीक है। डीबी का सिंटैक्स चाहिए, ये सारा सिंटैक्स लिखा हुआ है, कॉस्ट सैल्वेज लाइफ पीरियड मंथ, ठीक है, ये लिखा हुआ है कॉस्ट सैल्वेज लाइफ पीरियड मंथ, ये इसका जो है ना वो करेक्ट आंसर है। आगे हम लोग चलते हैं। रेशियो बिटवीन प्रेजेंट वर्थ ऑफ बेनिफिट्स एंड कॉस्ट इज कॉल्ड द बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, यानी कि बेनिफिट और जो कॉस्ट की जो वर्थ होती है पूरी उनके दरमियान जो रेशियो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। देखिए मैट्रिसेस की चाहे एडिशन की बात कहें चाहे हम लोग सब्सट्रैक्शन की बात करें, तो मैट्रिसेस हमेशा प्लस माइनस आपस में तभी होते हैं जब उनके डायमेंशंस सेम हो, यानी कि रोज और कॉलम्स उनकी बिल्कुल आपस में सेम हो। तो इस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है, दे मस्ट हैव द सेम डायमेंशंस, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। द प्राइस ऑफ ऑफिस प्रिंटर इज 30,000, यानी कि ऑफिस प्रिंटर जो है ना उसकी वो प्राइस हमसे क्या कह रहे हैं, कितना है, 30,000 है। सीरीज डिस्काउंट उसके ऊपर उन्होंने लगाया 20% और 10% का, हमसे वो नेट प्राइस पूछ रहे हैं। नेट प्राइस का फॉर्मूला मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ, यहाँ पे अगेन मैं इसको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। कितनी है हमारे पास, यानी कि लिस्ट प्राइस 30,000 है, ठीक है। आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई कर देना होता है 1 माइनस पहला, सॉरी 1 आगे ये माइनस है, 1 माइनस पहला डिस्काउंट हमने कितना दिया, उन्होंने 20%, दूसरा डिस्काउंट है 10% का, ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 20%, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस ये 10% है ना हमारे पास, दोबारा से देख भी लेते हैं उधर से, ये आ गया हमारे पास 10%, यानी कि 20% और 10% बिल्कुल ऐसा ही है। इंटर प्रेस करेंगे तो 21,600 हमारे पास आंसर आ रहा है, यही इसका जो है ना ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे हम लोग विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है ना वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। आगे हम लोग चलते हैं। ए एंड बी जो है ना वो कह रहे हैं कि 2 स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, ठीक है। अब वो कौन सी कंडीशन होगी जब वो आपस में एक दूसरे के इनवर्स होंगे, वो तब होंगे जब अगर हम लोग उनका प्रोडक्ट लें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, क्योंकि हम लोग इनवर्स की बात करते हैं। 2 चीजें आपस में इनवर्स तब भी हो सकती हैं जब उनका आपस में जो प्रोडक्ट है ना वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, ठीक है। तो इफ देयर प्रोडक्ट्स इन बोथ ऑर्डर्स आर इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। आगे हम लोग चलते हैं। वर्ड वो कह रहे हैं कि बैलून्स है, तो रेशियो ऑफ वोवल्स टू कॉन्सोनेंट्स। सबसे पहले वोवल्स काउंट करें,
ठीक है। वॉवल्स में कितने हैं हमें पता है, ए ई आई ओ यू, ये वाले वॉवल्स होते हैं, इसमें ए और 2 ओ लिखे हुए हैं, तो ये दोनों कितने, ये वाले दोनों जो है ना वो कॉन्सोनेंट्स हैं। कितने वॉवल्स हैं इसमें, 3 हो गए। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, बी डबल एल एन और एस, 5 इसमें कॉन्सोनेंट्स हैं। वॉवल्स 2 कॉन्सोनेंट्स बताना था, तो 3:5 जो है ना इसका आंसर है। आगे हम लोग चलते हैं, एक कोट है, उसकी कॉस्ट प्राइस है 1700, ठीक है, और उसके ऊपर जो परसेंटेज मार्कअप है ना वो 60% का लगा है, तो वो हमसे कह रहे हैं सेलिंग प्राइस बताएं। अब सेलिंग प्राइस का फार्मूला मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू 1 प्लस परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको कर भी लेते हैं, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 1700, ठीक है। आगे मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में लिखेंगे 1 माइनस परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट, इसमें आई थिंक 60% दिया हुआ था। चलो यहाँ से 60% लगा के देख लेते हैं कितना आ रहा है, 680, नहीं ओहो 1700 एंड ओह सॉरी 1700 था यहाँ पे, मैंने 1700 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट इज द, ये कितना इन्होंने बताया 60%, ठीक है, 1 माइनस 60%, ओ सॉरी ओहो यहाँ पे गलती से ये प्रेस हो गया, प्लस आता है ना, कॉस्ट प्राइस है ना इसमें जो है ना वो प्लस, ये 2720 जो है ना ये इसका आंसर है। सॉरी वहाँ पे प्लस गलती से वो माइनस जो है वो प्रेस हो गया था। अच्छा यहाँ पे जो है ना हमारे पास वही यानी कि फार्मूला आता है कि कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1 प्लस परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला लगाया तो हम लोग हमारे पास ये वाला आंसर आ गया है। अच्छा ये हमसे ये कह रहे हैं कि 35 डिवाइडेड बाय, अच्छा अगला जो है ना वो हमारा क्वेश्चन है, विच फंक्शन रिटर्न द डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट फॉर ईच अकाउंटिंग पीरियड ऑन अ प्रोरेटेड बेसिस। प्रोरेटेड बेसिस पे कौन सा फंक्शन है जो आप लोगों को डेप्रिसिएशन फॉर एन एसेट बताता है हर अकाउंटिंग पीरियड के लिए। तो ये आप लोग बारी बारी भी इसको आप लोग पुट करके चेक कर सकते हैं। मैंने पहले चेक किए हुए थे तो मैं इसलिए सिर्फ आप लोगों को इधर अमॉडलिंग का बता देती हूँ। ये लिखा हुआ है कि रिटर्न्स द प्रोरेटेड लीनियर डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट। अमॉडलिंक जो होता है ना, सॉरी ये है हमारे पास अमॉडलिंक, इसको आप लोग ओपन करके भी यहाँ पे जो है ना वो देख सकते हैं। रिटर्न द डेप्रिसिएशन फॉर ईच अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। और उसके बाद ये हमसे कह रहे हैं, ये देखें द प्रोरेटेड डेप्रिसिएशन इज टेकन इनटू अकाउंट, ठीक है। अमॉडलिंक और अमॉडग ये दोनों ही जो फंक्शन है ना ये दोनों ही प्रोरेटेड हमें वैल्यूज जो है ना वो देते हैं, लेकिन जहाँ पे अमॉडग नहीं है तो ये अमॉडलिंक जो है ना ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आप लोग बारी बारी ये वाले सिंटैक्स वहाँ पे पुट करके आगे जो इसकी जो एक एक लाइन में जो एक्सप्लेनेशन आ जाती है ना वहीं से आप लोगों को आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, इफ अ डिस्काउंट ऑफ 10%, 7% एंड 5% है
तो जाहिर सी बात है जहाँ पे एक से ज्यादा डिस्काउंट होते हैं वो क्या होता है, सीरीज ट्रेड डिस्काउंट होता है। तो ये सीरीज ट्रेड डिस्काउंट जो है इसका करेक्ट आंसर है। जो द फॉलोइंग इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। पहले हमसे सब्सट्रैक्शन के बारे में पूछा हुआ था, अब एडिशन के बारे में पूछा हुआ था। सेम वही चीज है कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन तभी होती है जब दोनों के डायमेंशंस आपस में सेम होते हैं। तो ये है कि दे मस्ट हैव द सेम डायमेंशंस। उसके बाद है व्हाट इज द परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट ऑफ एन आइटम दैट इज इक्विवेलेंट टू अ 45% मार्कअप ऑन सेलिंग प्राइस। यानी कि उन्होंने हमें सेलिंग प्राइस की जो है ना जस्ट उन्होंने बताई हुई है कि परसेंटेज मार्कअप ऑन सेलिंग प्राइस है, इसको हम लोगों ने कन्वर्ट करना है परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट प्राइस पे। यहाँ पे मैं आप लोगों को दो फार्मूलाज बताती हूँ, वही दो फार्मूलाज आप लोग अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लें। देखिए, परसेंटेज मार्कअप ऑन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय 1 प्लस परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट प्राइस। समझ में आ गई आप लोगों को बात? ये वाला फार्मूला आप तब यूज करते हैं जब आपको सेलिंग प्राइस दी हुई होती है और आपने कॉस्ट प्राइस परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट प्राइस दी हुई होती है और आप लोगों ने सेलिंग प्राइस को फाइंड करना होता है। ठीक है, दूसरा फार्मूला लिखें। अगर आप लोगों को वो ये कहते हैं ना कि परसेंटेज मार्कअप ऑन सेलिंग प्राइस दी हुई हो और अगर आप लोगों से वो ये कहते हैं कि परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट प्राइस को फाइंड करें, उसके लिए फार्मूला होता है हमारे पास परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज मार्कअप ऑन सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 1 माइनस परसेंटेज मार्कअप ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये दोनों फार्मूलाज आप अच्छे तरीके से याद करें। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे हमें उन्होंने परसेंटेज मार्कअप ऑन सेलिंग प्राइस दी हुई है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हम लोगों ने परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, परसेंटेज मार्कअप ऑन सेलिंग प्राइस यानी कि 45% डिवाइडेड बाय 1 माइनस परसेंटेज मार्कअप ऑन सेलिंग प्राइस यानी कि 1 माइनस 45%। तो इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो 81.8% आपके पास आंसर आ जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं। एक विजिट बॉट फॉर $5 और उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो है 10 और मार्कअप हमें वो कहने का हमें बताएं। जाहिर सी बात है, हमें पहले ही पता है कि जहाँ पे सिर्फ मार्कअप की बात हो रही हो तो मार्कअप ऑन कॉस्ट वहां पे हमें फाइंड आउट करना होता है। तो इसके लिए हमारे पास क्या आएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100% यानी कि 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100% आप लोग करेंगे तो आपके पास 100% जो है ना ये इसका आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर अ मैट्रिक्स। अच्छा, इट इज ए रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स अरेंज इन रोज एंड कॉलम्स। यानी कि मैट्रिक्स अगर हम लोग रेक्टेंगुलर अरे की बात करें तो जाहिर सी बात है मैट्रिक्स वही होता है कि जिसमें रोज और कॉलम जो है ना वो अरेंज हुए हुए होते हैं। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज द इंटरेस्ट रेट received for an investment consisting of payments, negative values and income, positive values that occurs at regular periods। यहाँ पे आप लोगों ने ये बात याद रखनी है। जाहिर सी बात है, हमें भी पता है कि आपने अगर इन्वेस्टमेंट की हुई हो यानी कि पेमेंट्स जब भी आप लोग देते हैं या अगर इनकम हो तो आप लोगों को जब किस्तों में मिल रही होती है तो वो रेगुलर पीरियड्स ही होता है ना, यानी कि पॉजिटिव वैल्यूज नेगेटिव वैल्यू जो भी हो तो वो रेगुलर पीरियड्स जो है ना उसका करेक्ट आंसर है। मोर देन 1 डिस्काउंट मे बी अलाउड ऑन एन आइटम यानी कि एक आइटम के ऊपर एक से ज्यादा डिस्काउंट है। इस केस में पहला डिस्काउंट जो है ना वो तो लगता है किसी भी आर्टिकल की टोटल प्राइस के ऊपर। सेकंड डिस्काउंट कब लगेगा, सेकंड डिस्काउंट लगेगा जब पहला डिस्काउंट की जो वैल्यू आएगी ना जब हमारे पास, ठीक है, तो उसके ऊपर फिर हम लोग दोबारा जो है ना वो सेकंड डिस्काउंट लगाते हैं यानी कि आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। टोटल मार्क्स जो है सलीम के वो दो सब्जेक्ट्स के अंदर 160 आए हैं। ठीक है, टोटल मार्क्स उसके 160 है। वो कह रहे हैं कि अगर उसकी मार्क्स की रेशियो है 3:5, ठीक है, तो उसके दोनों सब्जेक्ट्स में मार्क्स कितने कितने आए होंगे। इसके लिए मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि पहले आपने करना होता है रेशियो वाली जो चीज होती है इसको अपने प्लस करना होता है। सबसे पहले आप लोग इसको प्लस करेंगे, 3 + 5 कितना आ जाएगा हमारे पास 8। समझ में आ गई बात। अब उस 8 को आपने इसके साथ डिवाइड करना है यानी कि 160 डिवाइडेड बाय 8 आप लोग करेंगे। ठीक है, जो आपके पास आंसर आएगा ना उस आंसर को आपने 3 के साथ भी मल्टीप्लाई कर लेना है और 5 के साथ भी मल्टीप्लाई कर लेना है। यानी कि मैं आपको यहाँ पे सॉल्व भी करके बता देती हूँ अगर आपको कंफ्यूजन है। 3 + 5 कितना आ गया 8, यानी कि सबसे पहले अपने क्या करना है 160 डिवाइडेड बाय 8 करना है। ठीक है, 160 ये आ गया डिवाइडेड बाय 8। एंटर प्रेस करने के हमारे पास क्या आया 20। इस 20 को अब आपने 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ भी। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है 60 और 20 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है 100। तो 60 और 100 जी इसका करेक्ट आंसर है।
उसके बाद है एट ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो दोनों आपस में बिल्कुल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो कैश इनफ्लो बिकम्स इक्वल टू कैश आउटफ्लो, ठीक है। अच्छा, आगे वो हमसे कह रहे हैं एक आर्टिकल है, उसकी कॉस्ट जो है ना वो 50 रुपीज़ है और सेलिंग प्राइस उसकी 70 है। तो व्हाट इज मार्कअप? अगला है हमारे पास एन ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रिक मोटर, यानी कि एक इलेक्ट्रिक मोटर है, उसकी नेट प्राइस हमें उन्होंने बताई हुई है कि 55,000 है और उसके ऊपर जो डिस्काउंट है ना वो कह रहे हैं कि 30% का डिस्काउंट है। तो फार्मूला वो कह रहे हैं हमें बताएं लिस्ट प्राइस को काउंट करने का। वैसे तो हमें पता है कि नेट प्राइस इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस डिस्काउंट रेट होता है, ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पे तो जाहिर सी बात है हमने लिस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है, तो आपने क्या करना है, नेट प्राइस डिवाइडेड बाय 1 माइनस डिस्काउंट, ठीक है। यानी कि 55,000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.030%, 0.030, ये इसका जो है ना ये करेक्ट आंसर है। कंपनी कोई भी है उसका पॉजिटिव कैश फ्लो कब होगा? देर इज सरप्लस कैश आफ्टर मीटिंग एक्सपेंसेस, यानी कि सारे अखराजात पूरे करने के बाद भी अगर उनके पास कैश बच जाएगा तो उसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव कैश फ्लो हुआ है। Information obtained from the break-even analysis is used in making a wide range of business decisions, बिल्कुल ट्रू है। ब्रेक इवन एनालिसिस से ही इंफॉर्मेशन लेके बिजनेस डिसीजंस बनाए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद वो हमसे कह रहे हैं अगर एक मैट्रिक्स है M, ठीक है, और साथ में एक नंबर है C, तो इनका आपस में स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी? स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है कि जो नंबर होता है ना उसको आप लोग मैट्रिक्स के हर डायमेंशन के साथ, हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई द स्केलर C बाय एवरी एलिमेंट ऑफ A, ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की उन्होंने पूछा तो जाहिर सी बात है हमने मल्टीप्लाई ही करना है। आगे है हमारे पास यहाँ पे उन्होंने इक्वेशन दी हुई है x+2 रेशो 2, यानी कि x+2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x रेशो 3, यानी कि x डिवाइडेड बाई 3। पेज के ऊपर आप लोग इस इक्वेशन को लेके आपस में सॉल्व कर लीजिएगा तो आप लोगों के पास -6 आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू आपने निकालनी थी। उसके बाद है ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज को कैलकुलेट करने का मैं आप लोगों को पहले ही फार्मूला लिखवा चुकी हूँ, यानी कि फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन, और उस सारे को आप लोग फिर आपने मल्टीप्लाई करना होता है सेल्स के साथ, ठीक है। तो ये जो है ना ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम लोग चलते हैं, अगर एक सेलिंग प्राइस, करंट सेलिंग प्राइस जो है ना वो कितनी है, 2200 है, और परसेंटेज मार्क डाउन जो है ना वो 20 है, तो न्यू सेलिंग प्राइस जो है ना वो कितनी होगी? अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने बात याद रखनी है कि न्यू सेलिंग प्राइस जब भी आप लोगों ने फाइंड आउट करनी होती है ना तो उसके लिए फार्मूला होता है न्यू सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू करंट सेलिंग प्राइस, ठीक है, आगे इनटू मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस परसेंटेज मार्क डाउन, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला होता है। इसी फार्मूले में आप लोग वैल्यूज को पुट करें तो उसको थोड़ा सा आप लोग रीअरेंज करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा 2200 माइनस 0.2 मल्टीप्लाई बाई 2200, यानी मैंने जो आपको फार्मूला दिखाया ना यही फार्मूला आप लोग लिखें, और मैंने जो बताया ना वो ब्रैकेट वाला है, उसी ब्रैकेट के अंदर जब आप लोग उसको कॉस्ट को जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मैट्रिक में अपने मैथमेटिक्स पढ़ के आए हैं आप लोग, तो इतना तो आप लोगों को सबको पता ही है। मुझे द फॉलोइंग एक्सेल फंक्शन हैव सेम सिंटैक्स, एमोर्डर्ग और एमोरलिंक, ये दोनों ऐसे फंक्शन है जिनका सिंटैक्स आपस में बिल्कुल सेम होता है। आप लोग एक्सेल में भी इसको चेक कर सकते हैं। मिनवर्स इज द डैश फंक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये एक्सेल फंक्शन है। मिनवर्स जो है ना, सॉरी मैट्रिक्स फंक्शन है, ये मैट्रिक्स की जो है ना वो इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है। इफ कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन वो कह रहे हैं अगर 20 है, ठीक है, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट है वो हमारे पास कह रहे हैं कि 55, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी होगी? फार्मूला आप लोग लिख लें, कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू जो होती है ना आपके पास नेट सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, एस माइनस वीसी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन तो उन्होंने हमें बताया कि 20 है,
ठीक है, और सेलिंग प्राइस वो हमसे कह रहे हैं कि 55 का है। वेरिएबल कॉस्ट आपने खुद फाइंड आउट करनी थी, तो इसी फॉर्मूले को आप लोगों ने रीअरेंज कर लेना है। तो वेरिएबल कॉस्ट की जगह पे आप लोगों का कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा, तो 15 माइनस 20 हो जाएगा, तो आपके पास आंसर 35 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स इन द प्रोपोर्शन, एक्स की वैल्यू उसमें से फाइंड आउट करनी है, यानी कि 2 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 9, तो उसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक्स की वैल्यू 6 आ जाएगी। आगे उनसे कह रहे हैं अगर कॉस्ट प्राइस 1000 है, सेलिंग प्राइस 5500 है, तो मार्कअप जो है ना वो कितना होगा। मार्कअप जाहिर सी बात है, यहाँ पे वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, मार्कअप इन रुपीज बताएं। ठीक है, मार्कअप इन रुपीज के लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस आपने करनी होती है। ठीक है, 5500 माइनस 1000, मार्कअप का यही मतलब होता है ना कि जितनी दुकानदार ने जो चीज एक दफा खुद जितने पैसों में खरीदी है उसके ऊपर कितने पैसे लगा के वो चीज बेच रहा है, तो जाहिर सी बात है जितने की वो चीज बेच रहा है उसमें से कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 5500 माइनस 1000 इज इक्वल टू 4500, जो है इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, ये हमें बताया हुआ है कि अगर एक्स वी है, एक्स वी इज इक्वल टू, जाहिर सी बात है वाई यू के इक्वल होगा, ये तो हम लोग पढ़ भी चुके हैं। मीन और जो होते हैं ना मीडियन, यानी कि जो दरमियान वाले जो वर्ड्स होते हैं ना वो हमेशा उनका जो प्रोडक्ट होता है ना वो इक्वल होता है। जो मीन पे यानी जो एक्सट्रीम पे जो पोजीशंस होती हैं ना उनका प्रोडक्ट मीन की पोजीशंस पे जो होते हैं वेरिएबल्स उनके प्रोडक्ट के साथ इक्वल होती हैं। पेज पे आप लोग इसको लिखें, सिंपली मल्टीप्लाई करें, आप लोगों को पता चल जाएगा। अच्छा, उसके बाद रेज इन द प्राइस ऑफ एन आइटम फॉर सेल, जब भी आप लोग किसी चीज को बेचने के लिए प्राइस जब बढ़ाते हैं तो उसको आप लोग क्या कहते हैं, मार्कअप कहते हैं। ठीक है, वेजेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी कि वेजेस मजदूरी जो भी होती है वो हमेशा कंपनी की प्रोडक्शन के काम करने के लिए उसी अखराजात में आते हैं ना, तो वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में फॉल करती है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। डैश इज द नंबर ऑफ पीरियड्स ओवर विच द एसेट इज डेप्रिसिएटेड। लाइफ इज द नंबर ऑफ पीरियड्स ओवर विच द एसेट इज डेप्रिसिएटेड, ये याद कर लें। अगर एक मैट्रिक्स ए है और वो है 3x3 मैट्रिक्स है, यानी कि नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है, और मैट्रिक्स बी है उसमें जो नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है ना वो 2 है। ठीक है, तो विच इज द डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स ए बी को अगर आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा। ये हमें पता है जो मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट होता है ना वो इक्वल होता है ए मैट्रिक्स का रो और उधर से बी मैट्रिक्स का कॉलम। यहाँ पे ए मैट्रिक्स का रो क्या है, 3 है, बी मैट्रिक्स का कॉलम क्या है, 2 है, तो 3/2 जो है ना ये इसका डायमेंशन है। आगे चलेंगे, डैश रिटर्न्स द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फॉर अ शेड्यूल ऑफ कैश फ्लोज दैट इज नॉट नेसेसरीली पीरियोडिकल, यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपने फाइंड आउट तो करना होता है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की जब भी बात होगी ना तो आपने सिर्फ 2 फंक्शंस एक्सेल में जाके चेक करने हैं, IRR और XIRR। अब आपने ये देखना है वो कौन सा है जिसमें जो कैश फ्लोज होती है नॉट नेसेसरीली पीरियोडिकल। तो सबसे पहले हम लोग इधर IRR को चेक कर लेते हैं। रिटर्न्स ये है सीरीज ऑफ कैश फ्लोज की बात इसमें तो आ रहा है। ठीक है, XIR आप लोग चेक कर लें, XIRR रिटर्न्स द रेट ऑफ फॉर द शेड्यूल कैश फ्लोज। आप लोग इसको ओपन करके देख लीजिएगा, यहाँ से आप लोग इसको ओपन करेंगे। रिटर्न्स द रेट ऑफ रिटर्न फॉर द शेड्यूल ऑफ कैश फ्लोज दैट इज नॉट नेसेसरीली पीरियोडिकल, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, XIRR वाले फंक्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, IRR वाला भी अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं वो भी आपको ओपन करके दिखा देती हूँ, लेकिन उसमें ये पीरियोडिक वाला सीन उसमें नहीं होगा, तो इस हमारा जो करेक्ट आंसर है ना वो XIRR होगा। ठीक है, ये देखें यहाँ पे मेंशन नहीं किया होगा कि ये जो है ना वो नेसेसरीली पीरियोडिकल कोई चीज होती है। ठीक है, आगे हम लोग आगे चलते हैं, इसका करेक्ट आंसर भी क्या है, XIRR। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, ये वही x की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। पेज के ऊपर आप लोग इसी इक्वेशन को रीअरेंज कीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज बेस्ट ऑप्शन फॉर अ कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स वो होता है जिसकी सिर्फ एक कॉलम होता है। ठीक है, इट हैज ओनली 1 कॉलम। ठीक है, उसके बाद है इफ यू अप्लाई एन एक्सेल फार्मूला MD टर्म फॉर अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो आपके पास वो कह रहे हैं कि वैल्यू एरर आ जाता है। क्यों आता है, क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, डिटर्मिनेंट तभी आएगा जब जो है ना वो स्केयर मैट्रिक्स होगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर है कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। When cash inflow is equal to cash outflow, then after this point the company has neutral cash flow, यानी कि कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो जब बिल्कुल इक्वल होते हैं तो वहां पे ना ही नेगेटिव कैश फ्लो होता है ना पॉजिटिव कैश फ्लो होता है, वहां पे वो जो सीन है ना वो न्यूट्रल हो जाता है। द डैश कंप्यूट्स डेप्रिसिएशन एट एन एक्सेलरेटेड रेट पे होता है डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, ये अपने याद कर लेना है। ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट है सारे MCQs। डैश आर जनरली यूज फॉर सॉल्विंग सिस्टम्स ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशंस इन्वॉल्विंग सेवरल वेरिएबल्स। बहुत सारी वेरिएबल्स जब इन्वॉल्व होते हैं तो वो कौन सा ऐसा सिस्टम होता है कि आप लोग उसको यूज करके आप लोग मैथमेटिकल इक्वेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, वो है मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिसेस में एक से ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं ना, उसके थ्रू आप लोग फाइंड करते हैं। इफ सम परसेंटेज इज गिवन एज मार्कअप, यानी कि कुछ परसेंटेज मार्कअप के तौर पे दी हुई है लेकिन वहां पे मेंशन नहीं किया हुआ कि मार्कअप ऑन कॉस्ट है या मार्कअप ऑन सेल है। इट इज एविडेंट दैट परसेंट मार्कअप ऑन डैश इज अंडर कंसिडरेशन, मार्कअप ऑन कॉस्ट इज अंडर कंसिडरेशन। ये वही बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जहाँ पे सिर्फ मार्कअप लिखा हुआ होता है, तो जहाँ पे ये मेंशन नहीं होता कि मार्कअप ऑन सेल है या मार्कअप ऑन कॉस्ट है, तो इसका मतलब यही होता है कि वहां पे मार्कअप ऑन कॉस्ट की बात हो रही है। तो ये इसका कॉस्ट जो है ये करेक्ट आंसर है। ये वही सेम आपने इसको अरेंज करके सॉल्व करना है। द डेप्रिसिएशन कोएफिशिएंट डिपेंड्स ऑन लाइफ ऑफ द एसेट, ये इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 6? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है ना 6 का, वो क्या है 1/6। यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये होता है वो नंबर जिसको आप लोग 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आए। तो जाहिर सी बात है 1/6 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो आपके पास आंसर 1 आएगा ना। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इफ फैक्टर फ्रॉम द सिंटैक्स ऑफ DDB इज ओमिटेड देन इट इज एज्यूम्ड टू बी 2। यानी कि अगर आप लोग फैक्टर अगर आप लोग ओमिट कर देते हैं, निकाल देते हैं DDB के सिंटैक्स में, तो इसका मतलब क्या है कि आप लोग उसको कितना एज्यूम करेंगे, 2 वैल्यू इसकी एज्यूम करके, कि अपने याद कर लेना है। फॉर अ प्रोजेक्ट टू बी वाइएबल विदाउट प्रॉफिट और लॉस, यानी कि अगर एक प्रोजेक्ट है उसमें कोई प्रॉफिट भी नहीं है और लॉस भी नहीं है, इसका मतलब क्या है कि बेनिफिट कॉस्ट रेशो कितनी आएगी, 1 आएगी, 1 या 1 से ज्यादा होगी, 1 और मोर। ठीक है, उसके बाद है इफ देयर आर 25 बॉयज, यानी कि मैथमेटिक्स की क्लास के अंदर वो कह रहे हैं कि 25 लड़के हैं और 15 जो है ना वो गर्ल्स हैं। अच्छा, वो हमें ये कह रहे हैं कि रेशो हमें बताएं गर्ल्स टू बॉयज की। ठीक है, गर्ल्स टू बॉयज की रेशो हमसे वो पूछ रहे हैं। यहाँ पे अब जो बच्चे होंगे ना वो ये कहेंगे कि सिंपली देखे बगैर वो जो करेंगे ना, तो वो या तो कर देंगे 25:15। ठीक है, या कि ये बस रेशो दी हुई है। कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे वो क्या करेंगे कि इन दोनों को अगर वो सॉल्व करेंगे भी सही ना, तो वो आंसर क्या करेंगे कि ये, यानी कि आपने करना है कि इन दोनों को अपने 5 के साथ पहले डिवाइड करना है। 25 को भी 5 के साथ डिवाइड करना है और 15 को भी 5 के साथ डिवाइड करना है। तो अगर सिर्फ आप लोग सिंपली जो बच्चे डिवाइड करेंगे ना, तो वो 5:3 के ऊपर आंसर लगा के आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप लोग जरा क्वेश्चन में गौर करें। 25 बॉयज हैं, 15 गर्ल्स हैं, और उन्होंने हमसे क्या पूछा, रेशो कैसे बतानी है गर्ल्स टू बॉयज की। पहले गर्ल्स की रेशो बतानी है, फिर बॉयज की रेशो बतानी है। तो गर्ल्स की रेशो कितनी बनेगी, 3, और बॉयज की कितनी रेशो बनेगी, 5। यानी कि 15 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3। गर्ल्स की रेशो पहले लिखनी है, उसके बाद रेशो 25 डिवाइडेड बाय 5 कितनी है हमारे पास 5, तो 3:5 जो है जिसका करेक्ट आंसर है। ब्रेक इवन पॉइंट को आप लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं सेल्स में भी, यूनिट्स में भी और परसेंट ऑफ कैपेसिटी में भी। आप लोगों को तीनों के फार्मूलाज बता चुकी हूँ। ऑल ऑफ दीज जो है इसका करेक्ट आंसर है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज अ रेशो इन विच बेनिफिट कॉस्ट जो है ना वो 1 होता है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो रेशो होती है जहां पे बेनिफिट कॉस्ट की वैल्यू कितनी होती है, इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद अगर डिस्काउंट रेट वो हमसे कह रहे हैं अगर है 27.87%, ठीक है, और जो कार के जो पार्ट्स हैं उसकी प्राइस वो कह रहे हैं कितनी है, 25,000 है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्काउंट इन रुपीज। डिस्काउंट वो हमसे कह रहे हैं डिस्काउंट इन रुपीज बताएं। तो डिस्काउंट इन रुपीज के लिए सिंपली क्या करना होता है, आपने जो प्राइस होती है ना उसको आपने डिस्काउंट रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है। 25,000 मल्टीप्लाई बाय 27.87%, तो आपके पास ये जो है ना ये आंसर आ जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज द डिस्काउंट रेट एट विच प्रेजेंट वर्थ ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ ऑफ बेनिफिट्स। ठीक है, कॉस्ट और बेनिफिट्स की जो वर्थ होती है वो क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। ठीक है, आगे है कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट 20 है, सेल्स पर यूनिट 50 है, नेट सेल्स 10,000 है। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन रेट। कंट्रीब्यूशन रेट वो हमसे पूछ रहे हैं, तो कंट्रीब्यूशन रेट का हमारे पास फार्मूला होता है, हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय सेल्स। यहाँ पे आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है, यहाँ पे उन्होंने नेट सेल्स भी दी हुई है और सेल्स पर यूनिट भी दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन आपने अगर आप लोग कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट है ना, तो आपने सेल्स पर यूनिट ही लेनी है। ठीक है, यानी कि 20 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास 40.0 जो है ना ये आंसर आ जाएगा। नेट सेल्स जो है ना इसका इसमें कोई अमल दखल नहीं है। आगे हम लोग चलते हैं।
डिफरेंस बिटवीन IRR एंड XIR इज दैट, इन दोनों में डिफरेंस इतना है कि जो IRR है ना इसमें रेगुलर इंटरवल्स होते हैं और जो XIRR है उसमें क्या होता है कि डज नॉट नीड रेगुलर इंटरवल्स, इसमें रेगुलर इंटरवल्स की जरूरत नहीं होती। आगे है डैश रिटर्न्स द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फॉर अ सीरीज ऑफ कैश फ्लोज रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर्स इन वैल्यूज। ये होता है IRR जो कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपको दिखाता है, ठीक है, एंड द सीरीज ऑफ कैश फ्लोज रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर्स इन वैल्यूज। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की जब भी बात हो रही होगी तो आपने IRR पे फोकस करना है, इतना मैं आप लोगों को बता दूं। आगे चलते हैं, वो कह रहे हैं कि जो सीरीज डिस्काउंट है वो है 10%, 5%, 3%, और वो हमसे कह रहे हैं कि सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट रेट जो है ना वो आप लोग हमें बताएं, ठीक है। तो सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट रेट के लिए हमारे पास जो है ना वो फार्मूला होता है 100, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 10%, फिर मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 5%, फिर मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 3%। तो आप लोगों के पास जो है ना ये जो है ना वो 17.07 आंसर आ जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं, कंसिडर सिंगल डिस्काउंट रेट, वो हमें कह रहे हैं कि 10% है, 15% है, 20% है, तो हमें वो कह रहे हैं कि इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट रेट बताएं अगर लिस्ट प्राइस जो है ना वो कितनी है, 100 है। लिस्ट प्राइस भी अगर आप लोगों ने इसमें डाली है तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है फार्मूला, डिस्काउंट रेट का जो फार्मूला मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ ना वही है, बस इसमें क्या आपने करना सिर्फ इतना है कि 1 यानी कि 100 में से जो है ना आपने उसी को माइनस कर देना है, यानी कि लिस्ट प्राइस कितनी है 100 माइनस आगे सीरीज डिस्काउंट को जो है ना वो आप लोगों ने फार्मूला लगा देना है, यानी कि 100 इंटू 1 माइनस 10% इंटू 1 माइनस 15% इंटू 1 माइनस 20%, ठीक है। बाकी अगर देखें ना यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर माइनस है तो ये तो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, यहाँ पे देखो तो प्लस है, ये भी करेक्ट नहीं है, और यहाँ पे देखें इधर यानी कि 1 प्लस डिस्काउंट रेट यूज हुआ है, ऐसा नहीं होता, 1 माइनस डिस्काउंट रेट होता है और ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, प्लस माइनस नहीं होती। ये इसमें इतना सारा इन्होंने सिर्फ घुमाया हुआ था आप लोगों को। व्हाट विल बी द न्यू लिस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इफ 15% डिस्काउंट इज ऑफर्ड ऑन द लिस्ट प्राइस, यानी कि किसी भी आइटम की जो है ना वो न्यू प्राइस कितनी होगी अगर 15% का डिस्काउंट लगाया जाए उसकी लिस्ट प्राइस के ऊपर, ठीक है। तो हमें पता है कि न्यू जो प्राइस होती है इक्वल टू लिस्ट प्राइस इनटू 1 माइनस डिस्काउंट रेट। तो उसी फार्मूले को आपने क्या करना है कि लिस्ट प्राइस का वही फार्मूला अरेंज होगा L माइनस L मल्टीप्लाई बाय 15%, ठीक है। लिस्ट प्राइस यानी कि सबसे पहले तो यही करना है ना कि लिस्ट प्राइस जितनी होती है उसको आप लोग डिस्काउंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आप लोग उसको लिस्ट प्राइस में से आप लोग माइनस करते हैं तो आप लोगों के पास नेट प्राइस आ जाती है। आगे है हमारे पास, वो कह रहे हैं कि अगर SC जो है ना वो है करंट सेलिंग प्राइस और SN है न्यू सेलिंग प्राइस, M जो है ना वो मार्क डाउन है, तो करेक्ट फार्मूला हमें बताएं परसेंटेज मार्क डाउन का। देखें इसमें सेल्स की बात हो रही है ना, इसका आपने ये याद रखना है कि परसेंटेज मार्क डाउन की जब भी बात होती है तो वहां पे आप लोगों ने करंट सेलिंग प्राइस माइनस न्यू सेलिंग प्राइस फिर डिवाइडेड बाय करंट सेलिंग प्राइस करना होता है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना होता है। फार्मूला आप लोग लिख लें, परसेंटेज मार्क डाउन इज इक्वल टू करंट सेलिंग प्राइस माइनस न्यू सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय करंट सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, रेशो है एक सन्ना की जेली बीन्स टू टीनास जेली बीन्स 3:8 है, तो वो कह रहे हैं कि अगर टीना की जेली बीन्स 32 हैं तो सन्ना की जेली बीन यानी दोनों की इकट्ठी मिला के कुल मिला के कितनी जेली बीन्स होंगी। सबसे पहले तो आप लोग ये देखें सन्ना टू टीना, यानी कि टीना के जो है ना वो उसकी रेशो कितनी है 8 है, ठीक है, और टीना के पास कितनी जेली बीन्स हैं 32 है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखें 8 और 32 यानी कि 32 टोटल हैं, रेशो उन्होंने 8 की कैसे निकाली है कि जाहिर सी बात है कि उन्होंने क्या किया कि कोई ऐसा नंबर था ना कि उसमें से उन्होंने कॉमन लिया है तो 32 आया, यानी कि जब भी आप लोग रेशो फाइंड करते हैं ना दो नंबर्स की तो उसको आप लोग किसी कॉमन नंबर के साथ आपने उसको डिवाइड तो किया हुआ होता है ना। मेरा अपना दिमाग घूम रहा है, पता नहीं आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, थोड़ा सा आप लोगों को शॉर्ट करके यहाँ पे समझा देती हूँ। आपने सिंपल क्या करना है, सबसे पहले इस 8 को 32 पे डिवाइड करना है, ठीक है। 8 को 32 पे डिवाइड करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर 4 आएगा, ठीक है। उस 4 को अब आप लोग 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आएगा आपके पास 12, यानी कि सन्ना के हिस्से में कितनी जेली बीन्स आ रही हैं 12, ठीक है। और उधर टीना की कितनी थी 32, तो दोनों की कुल मिला के कितनी हुई 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44,
मेरा सर सच में बिल्कुल फट रहा है मेरा। अच्छा, मार्कडाउन का मतलब होता है रिडक्शन फ्रॉम द ओरिजिनल सेल प्राइस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिटर्न द डिप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। डी बी जो है ना वो रिटर्न करता है डिप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। उसके बाद हम लोग चलते हैं सिंटाक्स, वो हमसे पूछ रहे हैं, सिंटाक्स आपने एक्सेल में देख लेना है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस डील्स विद हाउ प्रॉफिट्स एंड कॉस्ट चेंज विद अ चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। ये आप लोगों के एमसीक्यूज बहुत आता है। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस आप लोग क्यों करते हैं? आप लोग ये देखने के लिए कि प्रॉफिट और कॉस्ट को अगर आप लोग चेंज करें तो कैसे, मतलब प्रॉफिट और कॉस्ट के अंदर कैसे चेंज आया है वॉल्यूम को चेंज करने से। उसके बाद हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिटर्न्स द नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर अ शेड्यूल ऑफ कैश फ्लो दैट इज नॉट नेसेसरीली पीरियोडिकल। नॉट नेसेसरीली पीरियोडिकल जब भी होता है ना वो वहां पे एक्स एन पी वी यूज होगा, ठीक है। यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू है और उधर से नॉट नेसेसरीली पीरियोडिकल है, तो इसका मतलब क्या है? एक्स एन पी वी फंक्शन यूज होगा। जहाँ पे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है और उधर से लिखा होता है कि नॉट नेसेसरीली पीरियोडिकल, तो वहां पे एक्स आई आर आर फंक्शन यूज होता है। इसको आप लोग एक्सेल में भी चेक कर लीजिएगा। उसके बाद व्हाट इज द परसेंटेज मार्कअप ऑन सेलिंग प्राइस दैट इज इक्विवेलेंट टू द परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट। यहाँ पे यानी कि मार्कअप ऑन कॉस्ट उन्होंने बताया हुआ है, मार्कअप ऑन सेलिंग प्राइस आपने कन्वर्ट करनी है इसमें। तो जाहिर सी बात है, इसमें आप लोगों को मैंने फार्मूला बताया था, परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट तो दी हुई ना, वो परसेंटेज मार्कअप ऑन सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है। हाँ, परसेंटेज मार्कअप ऑन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट डिवाइडेड बाय 1 प्लस परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट। मैं आपको पहले फार्मूला लिखवा चुकी हूँ, यानी कि 10% डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% आप लोग करेंगे तो 9.1% इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है इसकी वैल्यू वो पूछ रहे हैं, ये लीनियर इक्वेशन है, ये आप लोग आसानी से पेज पे सॉल्व करेंगे, आपके पास x की वैल्यू जो है ना वो 1/3 आ जाएगी। अच्छा, पैरामीटर टाइप जो होता है ना एक्सेल के सिंटैक्स में, इसका मतलब क्या होता है? टाइप का मतलब होता है कि जब पेमेंट्स वो टाइम जब पेमेंट्स ड्यू होती हैं, ठीक है, द टाइम व्हेन पेमेंट्स आर ड्यू, ठीक है। तो ये आप लोगों ने बात याद रखनी है। Which of the following functions is used for the fixed declining balance method to calculate the depreciation of an asset for a specified period? DB होता है जिसके थ्रू आप लोग फिक्स्ड डिक्लाइनिंग मेथड आप लोग यूज करते हैं स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। ब्रेक इवन पॉइंट कैन बी यूज्ड एज द लेवल ऑफ एक्टिविटी एट विच देयर इज नाइदर प्रॉफिट नॉट लॉस। ब्रेक इवन पॉइंट को आप लोग करते हैं, यानी कि ये वो एक्टिविटी का लेवल होता है जहां पे ना प्रॉफिट होते हैं और ना ही लॉस होते हैं, ठीक है। उसके बाद है तनवीर का फ्लावर का बिजनेस है और उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है? 35, ठीक है। और उसने कहा हुआ है कि परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस कितनी है? 40%। तो वो हमें कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस बताएं। तो कॉस्ट प्राइस के लिए हमारे पास फार्मूला है सेलिंग प्राइस इनटू 1 माइनस सेलिंग परसेंटेज मार्कअप ऑन सेल, यानी कि 35 इंटू 1 माइनस 40% आप लोग करेंगे तो आप लोगों के पास ₹21 इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद सिंटैक्स उन्होंने बताया हुआ है, वो कहते हैं रेट स्टैंड्स फॉर। रेट का क्या मतलब होता है? पीवी सिंटैक्स में रेट स्टैंड्स फॉर। तो ये हम लोग इधर जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पीवी सिंटैक्स, ठीक है। इसको आप लोग ओपन करें, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जाएंगे, इसमें रेट के बारे में हम लोग देख लेते हैं। रेट स्टैंड्स फॉर ये है रेट द इंटरेस्ट रेट पर पीरियड, ये है रिक्वायर्ड रेट। ये क्या होता है? द इंटरेस्ट रेट पर पीरियड होता है, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट रेट पर पीरियड इसका जो है ना वो करेक्ट आंसर है। बस हो गए पूरे, अल्लाह का शुक्र है, मेरा तो दिमाग घूम गया, फट रहा है मेरा दिमाग सीरियसली। मैथ 302 का मैंने पहले इसकी क्विजेस की वीडियो को मैंने पहले एक दफ़ा, पिछली दफ़ा जब आपके क्विजेस हो रहे थे ना, मैंने ये इसी की वीडियो मैंने की थी रिकॉर्ड। और उस वक्त मेरे साथ इशू क्या हुआ था कि मैंने अपना जो रिकॉर्डर है उसका इंटरफेस मैंने लगाया हुआ था कि ए के साथ रिकॉर्डिंग मैंने मैंने रखा होता है, कीज मैं खुद सिलेक्ट की होती है ना कि ए के साथ रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है और बी के साथ स्टॉप होती है, ठीक है। तो डी बी फंक्शन मैंने लगा के आपको समझाना था। तो उस वक्त अभी सिर्फ कोई 5-6 मिनट की वीडियो अभी हुई थी रिकॉर्ड, तो मैंने डी बी फंक्शन लिखा तो वहीं पे ना रिकॉर्डिंग जो है ना वो स्टॉप हो गई थी, ठीक है। सेम यही सारे एसएस थे, यही मैंने वीडियो बनानी थी, तो वो स्टॉप हो गए ना, तो मुझे पता नहीं चला। तो उस दिन भी ऐसी मैंने इतनी मुश्किल से पूरी मैंने वीडियो रिकॉर्ड की, मेरा दिमाग फटने लग गया था बोल बोल के। और जब सारी मैंने रिकॉर्ड कर ली तो मैंने देखा कि रिकॉर्डिंग सिर्फ 6 मिनट पे स्टॉप हुई थी। तो मुझे बस इस बात पे मैं थोड़ी सी वो जो है ना वो मुझे था, दिल नहीं चाह रहा था मेरा कि मैं उसको दोबारा रिकॉर्ड करूं। एक दफ़ा जो है ना वो मेरे इसने धोखा किया था ना ये मेरे साथ, मेरे रिकॉर्डर ने, तो इसलिए मैं दिल नहीं चाह रहा था। तो अभी जो है आप लोगों के मिड टर्म थे, जाहिर सी बात है, तो मैंने कहा, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि मैं वीडियो चाहिए, तो मैंने कहा भी बना देती हूँ, खैर है कोई बात नहीं है। बाकी आप लोग मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
अल्लाह ताला आप सब लोगों की मदद फरमाए। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।